Assalamu alaikum, everyone. We are formally going to start the program with a brief recitation of the Holy Quran. Sorry for the inconvenience as the program got a little bit delayed. And डॉक्टर साहब जो है वो पाकिस्तान में इसको बहुत और टाइम हो रहा होगा आपको पता है लेट नाइट तो ही वाज वेटिंग फॉर दैट तो हम उनको मजीद इंतजार नहीं कराएंगे फर्स्ट उनकी एक टॉक है एंड देन देयर विल बी अ ब्रीफ Q&A followed by a small presentation given by Sister Nadia. So we are going to formally start the program. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات الله صل على محمد وآل मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। अगर आपको आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है तो बता दीजिएगा और आप भी अगर अनम्यूट हो जाए तो हमें आपकी आवाज का अंदाजा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है? आपको हमारी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है जी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। There's a little brief introduction. Dr. Saab, Dr. Wahid Harun. He's a family physician and a diabetologist working in Aga Khan University Hospital. और डॉक्टर साहब की स्पेशलाइजेशन डायबिटोलॉजिस्ट है और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड टॉक्स, डायबिटीज़, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़, प्री डायबिटिक कंडीशंस और हेल्दी लाइफ स्टाइल के हवाले से मुख्तलिफ तरह के फोरम्स के ऊपर ऑनलाइन सेशंस देते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने आज अपने इस वक्त में से वक्त निकाला और बहुत इसमें देखा कि ऑफर टाइम्स ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है तो मैं मजीद इसको फर्दर डिले नहीं करूंगा। आई हैंड ओवर टू यू डॉक्टर साहब फॉर योर टॉक एंड देन आफ्टरवर्ड आप जैसे फेवर करें, अगर बीच में अगर Q&A आप लेना चाहें या जिस तरह आपका फॉर्मेट हो आप एट द एंड ऑफ द टॉक ओपन करें फोरम Q&A के लिए। इट्स अप टू यू। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद। सबसे पहले मैं न्यूजीलैंड में जितने भी हमारे कम्युनिटी मौजूद है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल मुर्तज़ा सेंटर का ख़ास तौर पर डॉक्टर सज्जाद साहब का, आतिफ साहब का कि जिन्होंने मेरे इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया। और इत्तेफाक ऐसा था कि जब मैंने इनसे इस टॉक के बारे में शेयर किया तो ऑलरेडी आपका ये प्रोग्राम जो था वो पाइपलाइन में था। तो सबका बहुत शुक्रिया। जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जो है आज का एक सिंपल हमारी एक गुफ्तगू होगी जो कि मैं कोशिश करूंगा कि रूटीन हेल्थ के हवाले से जो ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में जो है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसे हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की डिस्टर्बेंस के हवाले से हम बात करते हैं तो उसको हम कोशिश करेंगे कि इसका टाइटल भी जो है हमने ABC ऑफ डायबिटीज़ रखा है और ABC ऑफ डायबिटीज़ को हम जो है वो इस गुफ्तगू में गेमिक तरीके से जो है वो लर्न करने की कोशिश करेंगे। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी फॉर्मल मेडिकल प्रेजेंटेशन, तो यू आर ऑल ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। तो इसमें हम अगर ABC से शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर हम अल्फ़ाबेट A को कंसिडर करें तो इसको हम नॉमिनेट करते हैं टू एक्टिविटी। ख़ास तौर पर जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो हमारी लाइफ के लिए, हमारी फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अक्सर सवाल ये होता है कि अगर हम जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसका आइडियल टाइम क्या होता है? तो ऑडियंस में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि एक्सरसाइज़ का या वॉक का या फिज़िकल एक्टिविटी का आइडियल टाइम क्या होता है? तो मॉर्निंग पहले तो एनी टाइम मॉर्निंग सुबह बिफोर फूड आफ्टर डिनर। अच्छा, तो देखिए कंसेंसस से ये पता चला है कि जो सुबह जब हम उठते हैं तो 4 o'clock टू 8 o'clock का जो टाइम होता है, इसमें हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे हेल्पफुल हार्मोन्स होते हैं कि अगर हम उसमें वॉक करें या एक्सरसाइज करें
या फिर जो है वो किसी भी तरह से जो है फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट करें, तो वो डेफिनेटली हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होते हैं। इसी वजह से सुबह की वॉक को जो है वो हम बहुत अहमियत देते हैं। और ख़ास तौर पर फिर अगला सवाल ये होता है कि जो वॉक है हमारी, वो उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? तो इसके बारे में आप लोग का क्या ओपिनियन है? Maximum 1 hour. तकरीबन 1 आवर। और इसके अलावा और कोई 1 आवर के अलावा 90 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, कुछ ऐसा कुछ बताएंगे मुझे? 30 minutes. ऐसा हो कि आपकी brisk walk हो और you should be sweating. बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है एक्टिविटी का, जो कि अर्ली मॉर्निंग हमने डिसाइड किया कि होनी चाहिए, उसका जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग जो है वो वार्म अप होते हैं कोई 15 मिनट्स, 20 मिनट्स में। कुछ जो है वो वार्म अप होते हैं मोर देन हाफ एन आवर में। तो इसके लिए मैं एक मिसाल दूंगा। हमारे बहुत वेल नोन जो बॉडी बिल्डर हैं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उनकी अगर बुक पंपिंग आयरन आप पढ़ें तो उसमें वो जिक्र करते हैं अपने ट्रेनर का। तो वो उसका जिक्र करते हुए बताते हैं कि मेरा ट्रेनर जो है वो सुपर सेट लगाता है। सुपर सेट ऐसे एक्सरसाइज के सेट होते हैं कि जब आपकी बॉडी बिल्कुल फटीक हो जाए और दर्द करना शुरू करे, तो उसमें हम उसको जो है वो थोड़ा सा सुपर सेट लगाते हैं, ताकि जो है वो बॉडी में और ग्रोथ आ सके। बिल्कुल इसी मिसाल को अगर हम देखें मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मॉर्निंग वॉक में जब आप फुल्ली तौर पर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जब आपको जो है वो थोड़ा सा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इस तरह से होती है कि जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, तो उसमें फिर उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट्स, तो वो बड़ा इफेक्टिव टाइम होता है और बहुत ही वैल्यूएबल उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी में जो है 3 चीज़ें जो है वो हमें कंसिडर करना होती हैं कि जिनको हम अवॉइड करें। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ये गया है कि वॉकिंग ट्रैक पे कुछ लोग जो है वो अपनी जो है वो ऑफिस की मीटिंग को भी साथ हैंडल कर रहे होते हैं कि वॉक करते हुए जो है फ़ोन पे जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी जा रही होती हैं ऑफिस में। तो एक इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास बहुत से ऐप हैं जो कि हमारे फ़ोन के साथ बिल्ट इन होते हैं, और अक्सर लोग जो है वो वॉक को एन्जॉय करने के बजाय उन ऐप की जो सारी मैनिफेस्टेशन है उसके ऊपर फोकस करते हैं कि कितने स्टेप्स हो गए, कितनी कैलोरीज बर्न कर चुका हूँ मैं, या कितने हार्ट बीट पे मैं अभी वॉक कर रहा हूँ। तो ये दूसरी चीज़, इसको भी हमें अवॉइड करना है। और तीसरी चीज़ ये है कि इट्स गुड टू हैव कंपनी, कि आप एक से ज़्यादा लोग जो है वो ग्रुप के फॉर्म में अगर वॉकिंग ट्रैक पर जो है लेजर वॉक या ब्रिस्क वॉक जो भी कर रहे हैं वो करें। लेकिन उस दौरान जो गुफ्तगू है उसको भी हमें कंसिडर करना है कि वो गुफ्तगू जो है वो हेल्थ रिलेटेड हो तो बड़ी फ़ायदेमंद है। और अगर हेल्थ रिलेटेड नहीं होती, कोई करंट इश्यूज़ पर होती है या कोई ऐसे मामलात पर होती है जो कि हमारी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देते हैं, तो वो भी इतना इफ़ेक्टिव फिज़िकल वॉक नहीं होती जो कि हमें जिसकी नीड होती है। और सबसे आखिरी बात ये है कि जो हमारा अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है वो ये है कि वॉक जो हम करें तो ओपन एनवायरनमेंट में, ताकि उस एम्बियंस को, उस एनवायरनमेंट को, उस माहौल को जो है वो हम और एंजॉय कर सकें, और उससे भी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी में जो इफेक्ट होता है वो सारा बेहतर हो जाता है। तो सबसे पहले जो ए पर हम बात कर रहे थे, अल्फ़ाबेट ए पे, तो एक्टिविटी के बाद जो अगला ए से शुरू होने वाला जो उसका नंबर चीज़ है, उस पे बात करने से पहले हम आउटकम देखेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी से आउटकम क्या होते हैं। तो आप में से अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहेगा कि अगर आप रेगुलर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? Fresh or energetic? हाँ, रिलैक्स और एनर्जेटिक, वेरी गुड। fresh, और fresh, इसके अलावा
fresh और energetic. तो बिल्कुल, तो अगर हम जो है वो रिलैक्स और एनर्जेटिक फील करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने सुबह सुबह अच्छे टाइम जो है इन्वेस्ट किया है, इसी वजह से हम रिलैक्स और एनर्जेटिक हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस करें तो इस तरह की एनर्जी और इस तरह की रिलैक्सेशन जो है वो आपका तकरीबन ज़ोहर से ऑनवर्ड जो है वो ये रिलैक्सेशन और ये जो एनर्जी है वो आप अपनी रूटीन में फील कर सकते हैं। और फिर अगर आप अपने वर्क प्लेस पे देखें तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप ज़्यादा फोकस रह के काम कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस तरह से होता है कि हमारी जो बॉडी है वो जब हम सुबह में जो मैंने आपसे को मेंशन किया कि 4 o'clock to 8 o'clock कुछ ऐसे बॉडी में सिक्रीशंस होती हैं जिनको हम अगर एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दें तो वो बहुत ही हमारे लिए जो है वो फायदेमंद होती हैं। तो वो सिक्रीट करती हैं हैप्पी हॉर्मोन्स। हैप्पी हॉर्मोन्स तो हम लेमन के टर्म यूज करते हैं कि हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि एनकेफ्लिन एंड एंडोर्फिन्स होते हैं। और इनका काम ये है कि आपको ये रिलैक्स करें एक्सरसाइज के बाद, आपकी पॉजिटिविटी को इन्हांस करें और आपको जो आ, सारा दिन में जो भी अपने टारगेट्स और जो भी अपनी रूटीन करनी है उसमें हेल्पफुल कर सकें। दूसरा जो ए से रिलेटेड जो है वो चीज़ है वो है कुछ एल्डरली कंडीशन यानी कि 35 प्लस जो साउथ एशियन एज ग्रुप के लोग हैं, उनमें जो है वो जो हम रूटीन टेस्ट यहाँ पाकिस्तान में कराते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं, तो उसमें एक टेस्ट होता है HbA1c। तो HbA1c जो है वो A1 हम खास तौर पर मेंशन करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साउथ एशियन में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या हरफ आम में जिसे हम कहते हैं कि शुगर के हवाले से जो मामलात होते हैं, तो उसमें ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। हमारी कोशिश होती है कि ये जो एक्सरसाइज जब हम करें तो इस पे जो है वो HbA1c पे भी इसका इम्पैक्ट हो। तो देखा ये गया है कि अगर आप रेगुलर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इस मॉर्निंग वॉक से जो है वो आपका HbA1c जो है वो 0.5 से लेकर 1% तक रिड्यूस हो सकता है। और ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि इसमें डेसिमल्स में और परसेंटेज में होता है, तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये तो टोटली वॉक से रिलेटेड बात है। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि बहुत से हमारे यंगस्टर्स भी इसमें बैठे हुए हैं जो मुझे सुन रहे हैं। तो इसमें वॉक्स को अगर हम इन्हांस करें तो उसमें फिर ब्रिस्क वॉक भी हो सकती है, रनिंग भी हो सकती है, साइकिलिंग भी हो सकती है और इसके साथ साथ आपकी जो है वो वेट ट्रेनिंग भी हो सकती है। तो जितना इसको अपग्रेड करते चले जाएंगे उतना जो है वो आपकी बॉडी को अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम सब के पास जो है वो कम्यूट करने के लिए डिफरेंट किस्म के जो है वो व्हीकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की गाड़ियां हमारे पास मौजूद हैं। तो हम अपनी गाड़ियों की जो मेंटेनेंस या ट्यूनिंग है कितना फ्रीक्वेंट करते हैं? कोई शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस? Every 7 months. 6 to 7 months. 6 to 7 मंथ में करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं हम? परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए। परफॉर्मेंस के लिए। तो ये जो हमारी बॉडी है ये भी जो है एक ऐसा ही व्हीकल है जिस पे हम सवार हैं और पूरी जिंदगी हमने इस पे गुजारनी है। तो जब हम अपनी जो पसंदीदा गाड़ी है उसको 6 to 7 मंथ में उसकी मेंटेनेंस कराते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस सही रहे, तो इसको डेली बेसिस पर जो अगर हम मेंटेन करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक हो सकती है। तो ये जो हमारा जो ABC ऑफ डायबिटीज का जो A है ये इन दोनों कंपोनेंट को जो है वो एड्रेस करता है। उसके बाद जो है बहुत ही ज़रूरी जो अल्फ़ाबेट B है, वो हमारे बॉडी वेट से रिलेटेड है। और मैं जितने भी लोग यहाँ देख पा रहा हूँ सब जो है वो काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट हैं। इसमें ओवरवेट मुझे यहाँ से कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो गुड टू नो कि अल मुर्तज़ा सेंटर के जितने भी मेंबर्स हैं माशाल्लाह से उनमें मुझे अब तक जो है वो वज़न के लिहाज से कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मैं कह सकूं कि जनाब आप वज़न पे एड्रेस करें।
कुछ लोगों के बैठने के अंदाज से वजन का पता नहीं चल रहा, और कुछ लोग जो है और कुछ लोग जो है वाकईतन जो है वो अपने जो गाड़ी है उसको डेली बेसिस पे जो है वो मेंटेन करते हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रह सके। जब बॉडी वेट में अगेन हम जो साउथ एशियंस है, हमारा जो बॉडी वेट का जो मेजरमेंट है वो बॉडी मास इंडेक्स से ली जाती है, बीएमआई। और इसको एक रफली हम देखें तो 23.9 से कम होना चाहिए, और 18 पॉइंट समटाइम 18.9 और 17.9 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और इसके इन बिटवीन रहता है तो हम कहते हैं कि हमारा बीएमआई जो है वो नॉर्मल रेंज में है। अब बीएमआई जो है इसको इसका खालिसतन ताल्लुक जो है वो वजन से है, हमारे के हाइट के लिहाज से हमारा वेट कितना है। तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा कि अक्सर हम कंसीडर करते हैं कि एज के हिसाब से वेट हम सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाइट के लिहाज से वेट कैसा है, तो उसको देखने के लिए जो है वो कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारा वजन जो है या हम उसमें आसानी से वेट पुट ऑन कर सकते हैं। कुछ मुझे बताना चाहेंगे आप लोग? Food, Lot of drinks. और Pizza. sedentary lifestyle. सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल में अ, अगर देखें तो जो पहली चीज फौरन से जहन में आती है वो ये है कि वर्जिश ना करना, बैठे रहना, यही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। फर्ज कीजिए कि हम एक रीजन देते हैं कि हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, इसी वजह से हमारे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये वैलिड एक्सक्यूज है जो हम कर रहे हैं, या इसमें इम्प्रोवाइज किया जा सकता है इसे? इम्प्रोवाइज किया जा सकता है और करना भी चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि अगर देखें कि हमारे जो बॉडी वेट है, हमारे जो जॉइंट्स हैं, खास तौर पर जो नी जॉइंट हैं, वो हमारे खास बॉडी वेट को कैरी कर सकते हैं। अगर हम बॉडी वेट बढ़ाएंगे तो मैं अक्सर अपने जो पेशेंट हैं उनसे कहता हूँ कि इससे हेल्थ सेक्टर वालों का बिजनेस बढ़ जाता है। जितना आपका बॉडी वेट ज़्यादा होगा उतना जो है वो हेल्थ सेक्टर का बिजनेस बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने वज़न का ख्याल रखिए। वज़न जो है वो बढ़ने से जो है वो अ, बहुत से मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, और चूंकि ये संडे मॉर्निंग है तो हम जो है वो हेल्दी हेल्दी बातें करेंगे, हैप्पी हैप्पी जो है वो टेक होम मैसेज लेंगे। तो इस वजह से जो है हम इसको जो है फ्लाइंग रिव्यू के तौर पर हम बात कर रहे हैं। एक मैंने प्रोग्राम किया था, आप चाहें तो वो कभी भी फुर्सत हो तो वो देख सकते हैं। उस पे था लेस एक्टिविटी, उसका टाइटल था लेस एक्टिविटी मोर ओबेसिटी। तो उसमें जो है मेरे साथ मेरे एक और कोलीग हैं, तो हमने बैठकर जो है एक डायलॉग किया था कि किस तरह से जो है ये वजन ग्रेजुअली जो है वो पहले थोड़ा सा वजन बढ़ता है। तो अक्सर जो है वो मदर्स के ये कमेंट्स आते हैं कि माशाल्लाह से बेटा हमारा जो है वो सेहतमंद हो रहा है, या बेटी हमारी सेहतमंद हो रही है। और उसके बाद फिर कुछ वक्त के बाद जो है वो उनकी कुछ रिजर्वेशन होती है कि हमारे बेटे का या बेटी का जो है वो सांस फूलने लग जाता है अगर वो स्टेयर केस से ऊपर कहीं जाएं या नीचे उतरें, तब ऐसा होता है। या फिर बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि जनाब अक्सर अब ये सोए रहते हैं, नींद बहुत आती है, सुस्ती बहुत रहती है। तो ये समझ लीजिए कि जो हम आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अ, वज़न जब बढ़ता है तो वो ओवरवेट के क्राइटेरिया में आते हैं। फिर ओवरवेट के बाद फिर जो है वो उसके ग्रेड 1, ग्रेड 2 या लेवल 1 या लेवल 2 जो है वो ओबेसिटी आ जाती है। और फिर इवेंचुअली अब इसको हम टाइटल देते हैं या लेबल करते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। यानी कि अब जो ओबेसिटी का एक लेवल आ जाता है तो उससे बहुत से सेहत के मामला डिस्टर्ब होते हैं। उनमें ख़ास तौर पर जो मामला है वो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का है, जो कि वज़न के हवाले से थोड़ा-सा और ज़्यादा एडवांस हो जाता है। बी के साथ जो है
जब हम ये देखते हैं कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो जितनी भी कम्युनिटीज़ में हेल्थ रिलेटेड मॉनिटरिंग होती है, देखा ये गया है कि उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो इम्प्रोवाइज़ की जा सकती हैं। तो इसमें हम फास्टिंग ब्लड शुगर को भी, जो लोग जो है वो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, और जिनका वेट का इश्यू है, और जिनको सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल है जिनका, तो उनको जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो ज़रूर रैंडमली जो है मतलब कैजुअली इसको स्क्रीन करना चाहिए। जैसे आपकी कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें ज़रूर इसको देखें। उसके सारे कट ऑफ्स जो है वो आप चाहें तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। diabetes.org, ये अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की रिकमेंडेड साइट है, जो कि डॉक्टर्स के लिए भी है और लेमैन के लिए भी है। तो आप जाके वहाँ पर गाइडलाइन ले सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। तीसरा अल्फ़ाबेट है हमारा, वो है जनाब सी। और सी के हवाले से देखें तो ओबेसिटी में जो हम मेजरमेंट करते हैं, वो करते हैं वेस्ट लाइन की। और अगर फ़र्ज़ कीजिए वेस्ट लाइन ज़्यादा हो, तो हम उसको मार्क करते हैं कि ये सेंट्रल ओबेसिटी पाई जाती है। तो सेंट्रल ओबेसिटी में 90 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर, इस तरह से नंबर्स होते हैं जो हम लेते हैं कि जनाब 90 सेंटीमीटर से मेल्स में और 80 सेंटीमीटर में फीमेल में, उससे कम जो है वो वेस्ट लाइन होनी चाहिए। सेंट्रल ओबेसिटी जो है उसको भी अगर आप देखें तो इसका भी डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो आपके वज़न से है, और वज़न का ताल्लुक जो है वो सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल से है। और इन सब को कम करने के लिए जो हमारा फर्स्ट जो कंपोनेंट था फिजिकल एक्टिविटी, वही इसमें हेल्पफुल होता है कि हम इन सब चीज़ों को बेहतर कर सकें। इसी के साथ जो है वो हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो यूजुअली कोलेस्ट्रॉल के 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो हम कंसीडर करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, और एक व्हाइट कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि हमें जो है वो इसके बारे में मालूमात रखनी है कि किस एज ग्रुप में कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी जो मॉनिटरिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में भी जो है आपको नो हाउ होनी चाहिए कि किस तरह से आप माशाल्लाह से, जैसे आप सुबह उठकर एक कम्युनिटी लेवल पर काम कर रहे हैं, और संडे जो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही बिज़ी डे होता है, ख़ास तौर पर एक ही डे अवेलेबल होता है जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। उसमें अल मुर्तज़ा सेंटर में आपकी ये एक्टिविटी चल रही है, तो ये बहुत ही एक अच्छा साइन है कि हेल्थ के हवाले से जो है वो आप लोग बहुत अप टू डेट रहने की कोशिश करते हैं, और ये क्रेडिट जाता है आपकी टीम पे और उसके सब ऑर्गेनाइजर्स पे जो कि ये सारे प्रोग्राम इस तरह से अरेंज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है सिलसिला, वो खाने-पीने के हवाले से, दैट इज़ डाइट, डी फॉर डाइट। तो खाने-पीने में मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं वहाँ रहते हुए? खाने इसी तरह से मैनेज किए जाते हैं जैसे यहाँ पर हम वीकेंड्स पे आउटडोर डाइनिंग करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अब तो बच्चे जो है वो ऑर्डर से होम डिलीवरी भी करवा लेते हैं। तो वहाँ पर क्या सेटअप है खाने-पीने के मामला से, कोई शेयर करना चाहेगा? यहाँ पे डाइन आउट का ट्रेंड उस तरह तो नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है। यस होता है बट इट्स नॉट ऑन एवरी वीकेंड बेसिस। और सेकेंडली यहाँ पे वो इतनी फैसिलिटी नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान में खाना पकाया जाता है। ऑल्दो के ऊबर ईट्स है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ हलाल फूड की वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड है। इतना ज्यादा बाहर के खाने जो है वो घर नहीं मंगाए जाते, इतनी टेंडेंसी नहीं निकाला। लेकिन वो घर में खवातीन सब बनवा लेता, खवातीन के ऊपर बहुत खवातीन बहुत एक्टिव है खाना पकाने में। फास्टिंग शुगर लेवल कितना होना चाहिए? हाँ, अच्छा एक सवाल आया डॉक्टर साहब, फास्टिंग शुगर लेवल कितना होना चाहिए? फास्टिंग शुगर लेवल जो है उसको अगर आप देखिए तो 3 डिफरेंट चीज़ें जो है वो उसमें देखते हैं कि जो मेरी इंडेक्स फिंगर है
वो जो है वो शो कर रही है वो शुगर लेवल जो कि डायबिटिक शो करता है, और मिडिल फिंगर जो है वो शो कर रही है कि प्री डायबिटीज, और जो रिंग फिंगर जो है वो नॉर्मल को शो करती है। तो अगर आपका शुगर लेवल, फास्टिंग शुगर लेवल 125 से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम कुछ मज़ीद टेस्ट, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं ताकि पता चल सके कि डायबिटीज़ कंफर्म है या नहीं। और फिर अगर ये 125 से फास्टिंग शुगर ज़्यादा होना और उसके साथ HbA1c का 6.5 से ज़्यादा होना जो है वो लेबल करता है कि आप डायबिटिक हैं। फिर उससे नीचे वाला जो ग्रुप है वो ऐसे लोग जिनका फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 100 से ज़्यादा हो लेकिन 125 से कम हो, इन बिटवीन हो, तो वो प्री डायबिटीज़, यानी वो डायबिटिक नहीं होते, प्री डायबिटीज़ उनका स्टेटस होता है। और प्री डायबिटीज़ स्टेटस में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि HbA1c का जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में फॉल करता है, उसका जो लेवल है। तो HbA1c जो है उसका जो लेवल है वो 5.6 से ज़्यादा और 6.5 से कम अगर होता है, तो इस ब्रैकेट में आता है, वो प्री डायबिटिक होते हैं। और सबसे आखिर में जो रिंग फिंगर है, इसमें अगर आपका 100 या 100 से कम फास्टिंग शुगर है और HbA1c 5.6 या उससे कम है, तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। यहाँ जो है ना वो घड़ियों में जो डिफर है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके जाते हैं 100 वगैरह या जो भी है 100, 125 हो गया, पाकिस्तान में चलता है यहाँ ये मैं पूरे तरीके से सुन नहीं पा रहा, कोई अगर बता सके क्या सवाल है। रीडिंग जो है यहाँ की like 5.2, 6.2, 6, 7, 7.5 इस तरह की रीडिंग है यहाँ। वो यूनिट्स का आप फर्क है। आप HbA1c की बात कर रहे हैं या फास्टिंग की शुगर की बात कर फास्टिंग शुगर की बात कर। रहे हैं? जी, फास्टिंग शुगर को मेजर करने के लिए दो यूनिट्स होते हैं। एक तो मिलीमोल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और जिस पे मैं मेंशन कर रहा था वो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो जो आपके नंबर 5, 5.2, 5.3 करके आते हैं, इसको जब आप 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाता है। तो पाकिस्तान चूंकि अमेरिकन ट्रेंड को ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, तो हम मिलीग्राम पर डेसीलीटर करते हैं। तो इसको जब आप, जैसे मैं कहता हूँ, मोर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो इस 125 को जब आप 18 से डिवाइड करते हैं तो आपके वो नंबर्स आ जाते हैं जो मिली मोल्स के आपके आप मेजर करते हैं। इसी के साथ जो आपका ग्लूकोमीटर है, ग्लूकोमीटर के अगर आप साइड पर देखें तो एक छोटा सा मोड बटन होता है जिसको आप चेंज कर लेते हैं तो मिली मोल से मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आ जाता है। तो इट वुड बी इजिली कैलकुलेटेड थ्रू दैट मैनोवर कि आप उसको चेंज कर लें, तो आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, दो क्वेश्चंस हैं क्विकली। एक क्वेश्चन ये है कि जो लोग कोशिश करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की, लेकिन उनकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज की, उनके ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट होता है? और दूसरा क्वेश्चन है, गुड कार्ब और बैड कार्ब की बहुत टर्म इस्तेमाल की जाती है, अगर उसको आप थोड़ा सा। जी जी। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री में O14 तक जो है ये कंसीडर किया जाता था कि जो ना नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में फैमिली हिस्ट्री है, जीन्स है, तो इस पे जो जेनेटिक्स में जो चीज़ें जा रही हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब उसकी एडवांसमेंट हुई रिसर्च की, तो पता ये चला कि हमारे जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है या स्ट्रेसफुल अप्रोच है टुवर्ड्स आवर हेल्थ, वो भी जो है एक इसमें रोल प्ले करती है। कि फर्ज कीजिए कि हम रिपीटेटिवली जो है इसी बात को कंसीडर करते रहें कि हमारा फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो वो भी जो है वो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रेट करती है जो कि हमें प्रोन करते हैं टुवर्ड्स प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज। तो अगर फैमिली हिस्ट्री भी डायबिटीज की मौजूद है और हम अगर हेल्थी लाइफस्टाइल को वो करते हैं, तो हम इस सारे प्रोसेस को डिले जरूर कर सकते हैं, बजाय ये कि हम अर्ली जो है वो
डायबिटीज हमें हिट करे, हम इस तरह के जो पॉजिटिव लाइफस्टाइल की वजह से इसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, ये इसमें किया जा सकता है। दूसरा जो आपने बात की गुड कार्ब और बैड कार्ब के लिए, तो वो बहुत ही आसान है, इजी टू रिमेम्बर, कि जितना फास्ट आपको एनर्जी मिलती है उतना ही उसका इम्पैक्ट जो है हेल्दी नहीं होता। तो आप देखें ऑफिस टाइम में खास तौर पर, और बच्चों में स्कूल टाइम में, अगर वो ऐसा जूस या ऐसी कोई ड्रिंक या ऐसी कोई चीज लेते हैं जिससे फौरन से उनकी एनर्जी जो है वो रिवाइव हो जाती है, विद इन सेकेंड जो है वो एनर्जाइज हो जाते हैं, तो वो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक गुड बैड कार्ब की फॉर्म है, जिसमें जो है वो खास तौर पर आगे चल के जो है उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो इन टर्म्स ऑफ शुगर रश जिसे आप कह लें, पहले तो एड्रेनलिन रश को ही सिर्फ हम देखते थे, तो अब हम इसको नाम देते हैं शुगर रश जो है वो होता है, और उसमें हमारे माइंड को इतनी उसकी आदत हो जाती है कि फिर हमें उसी सर्टेन टाइम में जो है उतने ही अमाउंट में जो है उतना शुगर रश चाहिए होता है, ताकि हम जो है वो आगे अपनी एनर्जी को रिवाइव कर सकें। तो ऐसी चीजें जिनसे जो है वो शुगर रश हो या बहुत ज्यादा आप एनर्जाइज महसूस करें अपना बॉडी को, तो उसका इम्पैक्ट जो है बिल्कुल वैसे होता है जैसे बैड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इनको अवॉइड कीजिए। गुड कार्ब होते हैं जो थोड़ा स्लो डिले और इस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। अगर मैं बात करूं स्कूल टाइम की या स्कूल टाइम से पहले अपना जो बचपन की हम बात करें, तो मेरा ख्याल है कि अक्सर लोग जो है वो इस बात से एग्री करेंगे कि अ, हम लोग जो है वो एक खास किस्म का जो है वो सुबह में खाना खाते हैं। अब तो खैर वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब तो हम ब्रेड और स्लाइस और इस पे ज्यादा आ गए, जिसपे जो है वो सुलेमानी टाइप की रोटी होती है, एक पराठा होता है, ये सब जो है ये कार्बोहाइड्रेट और फैट को स्लो रिलीज करने का एक मीडियम होता है, जिसको हम खाते हैं ताकि वो देर तक इस्तेमाल हो। अभी नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह रमज़ान शुरू होंगे, तो ये इस तरह के पकवान फिर से शहरी में बनना शुरू हो जाएंगे, ताकि हम जो है वो उसको काफ़ी देर तक जो है वो टमी में कर सकें, मेंटेन कर सकें। इसके अलावा गुफ्तगू को हम जारी रखें, और यहाँ कोई और सवाल है तो बताइए, मैं उसका जवाब भी दे। नहीं और तो कोई क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे जैसे बॉडी को हम अपने फेवरेट कार से वो करते हैं, तो हमारे जो बॉडी में हमारी आईज हैं उनका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा जो तेज़ धूप में जो है वो अगर जाते हैं तो ज़रूर शेड्स का इस्तेमाल कीजिए, और अगर फ़र्ज़ कीजिए आप जो है वो रूटीन में अपना आई टेस्टिंग कराइए। आई टेस्टिंग में भी एक तो आपका जो है वो नज़र के चश्मे से मुतालिक आई टेस्टिंग होती है, जो कि इंटीरियर चैम्बर यानी उसका जो फ्रंट पार्ट है आई का, उसका एग्जामिनेशन होता है, और अगर उसमें लेंस में कोई वीकनेस है तो फिर चश्मा लगाया जाता है। और उसका जो एक जहाँ पर मैं आपको देख पा रहा हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं, वो हमारे सिनेमा थिएटर का पर्दा है जिसे हम रेटिना कहते हैं, तो उसका भी एग्जामिनेशन होता है। पहले जो है वो आई के जो कंसल्टेंट हैं वो उसको डायलेट करके प्यूपल को दवा के साथ और उसको फिर कैमरे से देखते थे। अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एडवांसमेंट कर दी है बहुत, और अब जो है यही काम जो है वो एक कैमरा करता है कि आपकी आंख में ड्रॉप्स डाल के और आपकी आंख के पर्दों की कुछ तस्वीरें लेते हैं, और वो तस्वीरें एक आम रिपोर्ट की तरह महफूज रहती हैं। पहले जो है वो डॉक्टर लेटर लिखा करते थे, अब वो तस्वीरें जो है वो महफूज रहती हैं, ताकि आपके जो आंख का पर्दा यानी रेटिना जो है उसके स्टेटस को देखा जा सके। तो ई फॉर जो है वो आई केयर हो गया, और एफ फॉर जो है वो फुट केयर। फुट केयर चाहे आप डायबिटिक हैं या नहीं है, फुटवेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि आपका जो फुट केयर जो है वो मेंटेन रख सके। फुट केयर का इश्यू जो है वो तीन किस्म के क्राइटेरियाज में जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक जो स्मोकर्स होते हैं, या जिनको जो है वो कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ या पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ होती है, उनको जो है किसी भी किस्म की वैस्कुलर डिजीज होती है तो उनको भी फुट का ख्याल रखना चाहिए अपने।
और इसके साथ जो लोग ओवरवेट होते हैं उनके घुटनों के साथ साथ एंकल और एंकल के बाद फिर फुट भी जो है मुतासिर होते हैं, तो उनको भी इनका ख्याल रखना चाहिए। डायबिटीज में खास तौर पर जो है कहा जाता है फुट कम्स फर्स्ट। तो फुट कम्स फर्स्ट का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि जिस तरह से आईने हम यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, तो चेहरे के साथ साथ जो है हम अपने पैरों का भी ख्याल रखें, ताकि जो हर 30 सेकेंड में जो एक पूरी दुनिया में एक आदमी का जो है वो पैर मुतासिर होता है डायबिटीज या डायबिटीज से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से, उसको प्रिवेंट किया जा सके। इसी की तरह इसी के साथ साथ अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप अगर डायबिटिक हैं और आप अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो आप ज़रूर एक रूटीन चेकअप में अपने फुट का एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं। उसमें कोई भी खास डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपके पैरों के जो पल्स है वो देखी जाती है, आपके पैरों में हील क्रैक्स, उसमें कोई इंजरी वगैरह ना हो वो देखी जाती है, और ओवरऑल जो है उसको देखा जाता है कि उसमें एक्सेसिव ड्राइनेस या कोई नेल्स में फंगस वगैरह तो नहीं है। तो ये पूरी डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने पैरों का भी ख्याल रखें। इसके साथ जो है G4 जो है वो आपकी पर्सनल हेल्थ आती है। पर्सनल हेल्थ में आप जितने भी हमारे ऑडियंस में सुन रहे हैं तो पर्सनल हेल्थ में ज़रूर अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए। ख़ास तौर पर अगर आप डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के मामलात से दो चार हैं और उसमें आप रेगुलर दवाएं यूज़ कर रहे हैं, तो अपने फिजिशियन से ज़रूर डिस्कस करें कि वो आपके साथ जो है वो आपकी पर्सनल हेल्थ के बारे में ज़रूर बात करें। अच्छा, अब आखिर में जो है जो लास्ट इसका कंपोनेंट है वो है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच पे जो है जितने भी मैंने आपको नंबर शेयर किए हैं, अल्फ़ाबेट शेयर किए हैं और लेवल्स शेयर किए हैं, इन सब को थॉरली देखकर और कंक्लूड कर कर और अकॉर्डिंग टू योर एथनिक ग्रुप और अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप जो दवा प्रिस्क्राइब की जाती है वो पूरी दुनिया में उसका एक ही स्टैंडर्ड है। तो कोशिश कीजिए कि फैंसी प्रिस्क्रिप्शन और पॉलीफार्मेसी को अवॉइड कीजिए। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट का जो है एक ही फोकस होता है हमारा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव कर सकें, और जो दवा है वो कम से कम हो और उसका आउटकम बहुत ज़्यादा हो, और इसके साथ साथ दवा जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो। ये जो लास्ट जो मैं कंपोनेंट बोल रहा हूँ ये पाकिस्तान में ज़्यादा फॉल करता है, आप लोग जहाँ मौजूद है वहाँ ऐसा इशू नहीं है। तो ये एक छोटी से पब्लिक के लिए एक मैंने एक टॉक रखी हुई है कि ताकि जो है पब्लिक में हम इस तरह से गेमिक लर्निंग के ज़रिए से जो वो कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप चाहें तो अ, इस प्रोग्राम के बाद जो है मेरा नाम आपको डॉक्टर सज्जाद ने बता दिया, वाहिद हारून है। आप जो भी मेरी टॉक्स होती हैं, जो भी मैं पहले टॉक कर चुका हूँ, वो सारी की सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरा जो फेसबुक पे पेज है डॉक्टर वाहिद हारून, उसमें अवेलेबल है। उसमें जाकर जो है वो आप देख सकते हैं। उसमें मेरे जो और कोलीग्स हैं उनके साथ जो मेरे डायलॉग्स हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो मेरी कोशिश है कि हम हेल्थ को जो है वो हेल्थ को और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सज्जाद आपका भी बहुत शुक्रिया, और आतिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। अगर आप में से कोई सवाल कुछ पूछना चाहे तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ, प्लीज़। सवाल ये है कि एक नॉर्मल हेल्दी मील जो लिया जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कितना होना चाहिए? अच्छा, इसमें जो है वो अ, आप 9 इंचेस की डायमीटर की प्लेट लीजिए। 9 इंचेस की डायमीटर की जो प्लेट है उसको जो है हम सेंटर से जो है वो एक लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका जो हाफ पोर्शन है वो ग्रीन कार्ब होना चाहिए। ग्रीन कार्ब की मैं बात कर रहा हूँ मैं, वो जो पैस्चराइज और वो जो खास जो
शुगर फॉर्म में या गुड़ फॉर्म में या मिठाई फॉर्म में कार्बन की बात नहीं कर रहा। तो 9 इंच की जो डायमीटर की जो प्लेट है उसको अगर आप एक वर्टिकल लाइन से हाफ करते हैं तो हाफ पोर्शन जो है उसका पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स और कार्ब और इस तरह की चपाती और बॉइल्ड राइस इस तरह के पोर्शन से होना चाहिए। और बाकी जो हाफ हिस्सा है उसका, उसको फिर आप हॉरिजेंटल लाइन से हाफ करते हैं तो उसका एक पोर्शन जो है वो प्रोटीन होना चाहिए, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, और दूसरा पोर्शन जो है वो गुड लेवल ऑफ फैट, जो गुड टाइप के जो जिसे हम कहते हैं कि सिंपल टाइप के जो कोलेस्ट्रॉल है वो होना चाहिए। और यही पोर्शन आप रखें। और जो प्लेट का साइज है वो 9 इंचेस का डायमीटर होना चाहिए। इससे बड़ी वाली जो आजकल जो प्लेटर्स आए हैं उसकी मैं मिसाल नहीं दे रहा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और बहुत थोड़े से टाइम में आपने बहुत इंटरेक्टिव टॉक की और काफी यहाँ पे ऑडियंस ने उसमें इंटरेस्ट भी लिया है। और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको कहा कि नियर फ्यूचर में भी हम फर्दर आपके साथ इस हवाले से रब्ता रखेंगे। अगेन आपने बहुत ऑकवर्ड टाइम पे वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और इंशाल्लाह विल बी इन टच विद यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Like that. Okay, अस्सलाम वालेकुम।